हम बीमार क्यों होते हैं? वाई डू वी फॉल इल? क्रियाकलाप 13.1। हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना। आप यह कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा यदि ये हमारे आसपास घटित हों। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं रहेगी? पहल पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा दूसरी स्थिति में आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। इसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसके अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती है। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हृदय धड़कना, फेफड़े सांस लेते हैं, विक्र में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क सोचता है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। उदाहरण, यदि विक्र में निस्पंदन न हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। इसी स्थिति नहीं सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात कोशिकाओं तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणा को समझेंगे। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। स्वास्थ्य का महत्व सार्थकता है। हम सभी ने स्वस्थ शब्द सुना है। इस शब्द का प्रयोग भी हम प्रायः करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें बोध होगा कि इनका अर्थ अच्छा रहने से है। हम इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाना योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक है। यदि वे ये करने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है, और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वस्थ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता को पूर्ण रूपेण समन्वयित स्थिति है, तो इकाई भी कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। उदाहरणतः चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गांव, कस्बों अथवा शहर में रहते हैं। ऐसे स्थान में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा? सोचिए, यदि नालियां साफ न हो तो क्या होगा? यदि काफी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता अथवा खुले नीले
नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप 13.2 पता करें कि अपने स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत या नगर निगम के स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं। क्या आपके मोहल्ले के सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। क्रियाकलाप 13.3 पता करें कि आपका स्थानीय प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कैसे करता है। क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त है। यदि नहीं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आप अपने घर में दैनिक साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए क्या करेंगे। पंच एफ यस 5 एफ क्या करना चाहिए। मल पदार्थ के लिए तरल पदार्थ यानी फ्लूइड जल, और दूसरा है आपका हाथ या फिंगर, तीसरा आपका मक्खियां व कीड़े फ्लाइज, खेत व मैदान फील्ड, बाढ़ फ्लोड। इन सब के रीजन हैं कि जल स्रोत को सुरक्षित करें। यज्ञ से जल पर उपचार व संचय सावधानी से करें। खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोएं। मल त्याग के बाद हाथ धोएं। यज्ञ से खाद्य को ढक कर रखें। यज्ञ से मक्खियों को नियंत्रित करें। यज्ञ से आप उपयोग करने के पूर्व सब्जी व फल साफ करें। खुले में मल त्याग न करें। उचित जल निकासी व्यवस्था, जल उपचार यश करें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति आपको स्वच्छ यश वाला मिलेगा। आईएस वाले से सफाई, यश मतलब हेल्थ हो गया, आईएस का मतलब हो गया साफ सफाई करना, जो सफाई एवं स्वच्छता, रोग संचरण से बचाव। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने की अवसर खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और दूसरे से डर है तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर, यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है। अंग्रेजी का शब्द डिस प्लस बेस स्वयं को परिभाषित करता है, बाधित, आराम। रोग का दूसरा अर्थ असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह है बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जाने। हमें बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है। हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्ति कर सके। संगीतकार के लिए उसका अर्थ है कि वह लंबा सांस ले सके जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने के लिए अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं, और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। प्रश्न आपको अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न। रोग तथा इसके कारण, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। आओ रोगों के विषय में और अधिक सोचें। पहले यह कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर की क्रियात्मक तंत्रों तथा अंग तंत्रों को बताते हैं।
जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत्र होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पोषी पेशी अथवा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर का एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इसी प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस मवाद आना, ये सभी लक्षण है। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वर्ण शोध, मीनिंगिटी होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक बीमारी रोग की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है तथा तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि की अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालीन रोग कहते हैं। इसका एक उदाहरण है एलिफेंटाइटिस अथवा पीला पाँव रोग। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है। क्रियाकलाप 13.4 निम्न का पता करने के लिए अपने पास पड़ोस का पर्वलोकन करें। पिछले 3 महीनों में कितने लोग तीव्र रोगों से ग्रसित हैं? पिछले 3 महीनों में कितने लोग दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं? आपके पड़ोस में कितने लोग दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं? क्या उपरोक्त प्रश्न 1 और 2 में उत्तर भिन्न है? क्या उपरोक्त प्रश्न 2 और 3 के उत्तर में भिन्न है? क्या आप सोच सकते हैं कि भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? इस भिन्नता का लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्यों को प्रभावित करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए खांसी जुकाम के विषय में सोचो, जो हम सभी को प्रायः होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाएं तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है और हर समय थकान महसूस करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, अर्थात हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखते हैं। रोग के कारक। रोग क्या कारण है? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ एक उदाहरण लें। यदि कोई छोटा बच्चा पतले, दस्त, लूज मोशन से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है। लेकिन अगर अगला प्रश्न उठता है कि संक्रमण कहाँ से आता है? मान लो कि हमें पता लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे को नहीं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है
तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चों का पोषण ठीक न हो और वह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, अतः पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों। यदि भी यह भी संभव हो कि बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता हो जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता हो। लेकिन केवल आनुवांशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न करते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहाँ बच्चा का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवाएं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो। इसी प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बीमारी के तीसरे कारण है। इसी प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया कि सभी रोगों के तत्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं, संक्रमण तथा असंक्रामक कारक। हमने देखा कि जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचे तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में चर्चा करते हैं। रोग के तत्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग का कारण एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाला रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। इनके विषय में सोचें। क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी रोग फैल जाते हैं? ऐसे कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते? मनुष्यों में वे रोग कैसे हो जाते हैं जो रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते? दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं। यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक है। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न के कैंसर आनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तदाब का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना। आप ऐसे ही अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं है। पेप्टिक वर्ण तथा नोबेल पुरस्कार। कई वर्षों से हम यह सोचते थे कि पेप्टिक वर्ण जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधी दर्द तथा रक्तस्राव करता है का कारण रहने सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन में आमाशय में एसिडिटी का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक वर्ण हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरी पेप्टिक वर्ण के कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग वैज्ञानिक रॉबिन वारेन जन्म सन 1937। इन्होंने छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल जन्म सन 1991 में एक चिकित्सक ने वारेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया की संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक वर्ण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वारेन इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक वर्ण अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाले रोग नहीं है, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो जाते हैं। इस खोज के लिए वारेन को चित्र देखें। शारीरिक विज्ञान तथा औषधि मेडिसिन के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रोग के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इनके तत्कालिक कारण संक्रामक है अथवा असंक्रामक। ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे। क्यों अथवा क्यों नहीं? क्यों अथवा क्यों नहीं? निम्नलिखित में से
किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जू लाइस है, यदि आप मुहासे से ग्रस्त है। संक्रामक रोग, संक्रामक कारक। हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कवक, कुछ को एक कोशिकीय जंतु तथा प्रोटोजोआ हैं। चित्र 13.1। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी होते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग जैसे खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग हो जाता है। हम आंत्र कृमि संक्रमण से परिचित हैं। इसी प्रकार पीला पांव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्य के जैविक गुणों में समानता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि। उदाहरण, सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से ये 500 नैनोमीटर की चित्र में दिखाई गई है। 500 नैनोमीटर की ये चित्र में आपको 13.1 संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया, सारस बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किया गया है। चित्र में सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग के बराबर है। यह माप चित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। सौजन्य इमर्जिंग इन्फेक्शंस डिजीज CDC US का एक जर्नल 13.1b में स्काइटोफाई कोलोकाई बैक्टीरिया, जो मुहासे का कारक है, ऊपर बाईं ओर की रेखा 3 माइक्रोमीटर माप को प्रदर्शित करती है। ये दिखाई 3 माइक्रो माप का मीटर प्रदर्शित करती है। 1c में प्रोटोजोआ टिप्सनोसोमा, यह निर्दालु व्यधिका कारक है। टिप्सनोसोमा को तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। कॉपीराइट ऑर्गाज हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी US। चित्र 13.1d में लिस्मेनिया कालाजार व्याधिकारक प्रोटोजोआ। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुकुनुम रचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया गया है। ये ई वाले चित्र में गोल क्रीम एस्केरिस लुब्रिकाइडिस छोटी आंत में पाया जाता है। यह 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोल क्रीम के आकार का अनुमान के लिए होता है, जबकि तुलनात्मक रूप में क्रीम में गुणन मंद होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसे वायरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होगी। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती हैं, तो यह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार प्रभाव डालेंगी, लेकिन यह औषधि अन्य वर्गों से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं
बना सकते हैं और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीशीज को। लेकिन वायरस में एक ऐसा मार्ग नहीं होता और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होते हैं। यदि हमें खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। क्रियाकलाप 13.5 पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थी के जुकाम खांसी बुखार हुआ था, उनकी बीमारी कितने दिन तक रही, इनमें से कितने ने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। अपने माता पिता से पूछें कि आपने एंटीबायोटिक लिया अथवा नहीं है। जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया था वे कितने दिनों तक बीमार है, जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे। क्या इन दोनों वर्गों में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? रोग फैलने के संसाधन, रोग फैलने के साधन। रोग संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्म जैविक कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसे तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता अथवा खांसी करता है, उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग के उदाहरण है खांसी जुकाम निमोनिया क्षय रोग। हम सभी ने ऐसे अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणी रोग यथा हैजा से ग्रस्ती रोगी को अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेय जल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंद वायु वेग के साथ मिनटों में घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्म जैविक रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाए। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग समांतर संपर्क जैसे हाथ मिलाना अथवा गले मिलाना अथवा खेलकूद जैसे कुश्ती अथवा और कोई अन्य विधि जिससे हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं से नहीं फैलते। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु के स्तनपान द्वारा। हमें ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसीलिए कुछ लोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचरित होते हैं। ये जंतु रोगाणु संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं, अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें रोगवाहक वेक्टर कहते हैं। सामान्यतः रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके। मच्छर अनेक स्तनपाती प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करते हैं। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग फैलाते हैं। व्यक्तिगत संपर्क
हो गया, वायु द्वारा संपर्क हो गया, परोक्ष संपर्क हो गया संक्रमित व्यक्ति से, भोजन द्वारा संपर्क मच्छर और भोजन और स्वस्थ व्यक्ति में, कीट द्वारा हो गया, रैबीज से संक्रमित पशु। रोग संक्रमण के तरीके सामान्य तरीके हैं, अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ आ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं? सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि वे हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़े में जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो ये आहार नाल में रहेंगे। जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया अथवा ये यकृत में जाएंगे। जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे यकृत में जाते हैं। इसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है। लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी तथा कम सांस आने होंगे। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तो सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना होगा। यदि हम यह जानते हो कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है तो उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह अथवा लक्षण के अनुमान लगा सकते हैं। संक्रमण रोग के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक संक्रमित प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिका बना देते हैं। नए कोशिका के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। कुछ मामले में संक्रमण विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभावी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही HIV एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। हमें यह भी स्मरण करना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम इस अध्याय में अंत में पढ़ेंगे। उपचार के नियम। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक के ज्ञान के आधार पर आप ऐसा लगता है कि संक्रामक रोग के उपचार के 2 उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसे उपचार करते हैं जिससे लक्षण सिम्पटम कम हो जाते हैं। लक्षण प्राय शोथ इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम
आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं को संक्रमण सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होगी जो इस वर्गों में नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम में नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसे औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषित मार्ग को रोक सके। ऐसी एंटीबायोटिक से संभव है जो इसी प्रकार कुछ ऐसे औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि निवारण के सिद्धांत। अभी तक हमने यह पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं कठिनाइयां होती हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके शरीर कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते। दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए। इसके उपरोक्त कठिनाई और बढ़ जाएगी। इसीलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधियां हैं, एक सामान्य तथा दूसरी विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि रोग से दूर रहें, इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों को बचाव कर सकें। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता होगी। व तोड़ वायु द्वारा फैलने वाली सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों पर न जाएं। जलोढ़ जल द्वारा फैलना सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिएं। इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोगवाग सूक्ष्म जीव से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोग से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोग से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर तभी तक ध्यान नहीं गया है। प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं, लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि ये हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती
है तो रोगों का अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। अर्थात संक्रामक रोगाणु से संक्रमित होना का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण पर्याप्त न हो। इसीलिए संक्रामक रोग से बचने के लिए दूसरा उपलब्धता है क्रियाकलाप 13.6 अपने मोहल्ले में एक सर्वेक्षण करें, 10 परिवारों से बात करें जिनका रहन सहन उच्च स्तर का हो, जो अच्छी प्रकार से रहते हैं, और 10 ऐसे परिवार जो आपके अनुमान के अनुसार गरीब हैं। इन दोनों परिवार में बच्चे होने चाहिए जिनकी आयु 5 वर्ष से कम हो। प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई मापें और आयु लिखें तथा एक ग्राफ बनाएं। क्या वर्ग में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों? यदि उनमें कोई अंतर नहीं है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अमीरी तथा गरीबी का कोई महत्व नहीं है? नहीं है। ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां हैं। विशिष्ट विधियां क्या हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्रायः रोगाणु से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक न हो जाए। लेकिन ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें आप भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए एक बार रोग होने पर उसकी रोग से बचाने की यह एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इसी प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरी संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। यह प्रतिरक्षीकरण के नियम का आधार है। अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणु की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकता है। प्रतिरक्षा परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सकीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि जिन्हें गो चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गौ चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं, जिसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस के निकट संबंधित है। लैटिन में काउ गौ का अर्थ है वक्का तथा काउपॉक्स का गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया, जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोग से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होती है पानी द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब
तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका हो। इन परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे? क्रियाकलाप: संक्रमित कुत्ते तथा अन्य जंतुओं के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। मनुष्य तथा जंतु दोनों के लिए प्रति रेबीज टीके उपलब्ध हैं। पता करो कि आपके पास पड़ोस में स्थानीय प्रशासन रेबीज को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है। क्या ये उपाय पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो आप इसके सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे? जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा सुपोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? संक्रमण रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? संक्रमण रोग को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? प्रतिरक्षण क्या है? आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं? कि आपने क्या सीखा? स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन की एक समग्र अवस्था है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगी की अवधि के आधार पर इसे तीव्र तथा दीर्घकालीन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रोग के कारक संक्रमक तथा असंक्रमक हो सकते हैं। संक्रमक कारक जीवों के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय, सूक्ष्म जीव अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणुओं के वर्ग के आधार पर किया जाता है। संक्रमक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोग वाहक द्वारा फैलते हैं। रोग का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। संक्रमक रोग का निवारण उन जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है। संक्रमक कारक कम हो जाता है। टीकाकरण द्वारा संक्रमक रोगों का निवारण किया जा सकता है। संक्रमक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो।